कोशिश करिएगा कि जिस आईडी से आप ज्वाइन करते हैं उसमें नाम पहले लिखिए और उसके बाद रोल नंबर लिखिएगा, तो हमको क्लास लेने वक्त देखने में अच्छा लगता है कि किसने क्या लिखा है। ठीक है, नाम से हम तुरंत पकड़ लेते हैं। ठीक है बेटा, अभी नहीं, आगे से मतलब ध्यान रखिएगा। Today we will start the chapter solid state. और मैं आपको बताना चाहता हूं, संडे को आपको ऑनलाइन क्विज होगा, आईपेक नोमेनक्लेचर का ऑनलाइन क्विज होगा। ठीक है, मैं कोशिश किया हूं, संडे को आपका क्विज होगा, हाफ एन आवर 40 मिनट्स का क्विज होगा। आप लोग तैयार रहिएगा, आप जैसे ही सबमिट करिएगा उसी समय आपको रिजल्ट, आपका रिजल्ट मिल जाएगा और सबका रिजल्ट में थोड़ी देर बाद फिर कॉपी वगैरह भी चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कोशिश तो किया हूं अपने से। ठीक है, आज फ्राइडे है, जुमा है, कल सैटरडे रहेगा और अगले दिन संडे रहेगा। उसमें ऑप्शन रहेंगे, चॉइसेस रहेंगे, आपको 4 चॉइसेस रहेंगे और सारे क्वेश्चन सिंगल करेक्ट रहेंगे। टाइमिंग में 9 बजे से किसी का दिक्कत, सभी क्वेश्चन में 4 चॉइसेस रहेंगे, सभी क्वेश्चन के सिंगल करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, 9 बजे क्विज देने में किसी को दिक्कत है, संडे मॉर्निंग 9 o'clock। चलिए, हाफ एन आवर का क्विज होगा। अगर सक्सेस रहा तो मैं आगे का भी क्विज सोचूंगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी तोड़ तोड़ के क्विज लेते रहूंगा। पीछे खास करके केमिस्ट्री में क्विज का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है मोर ऑफ इट, तो यहाँ पर हम लोग अगर एक सक्सेस होता है तो मैं और भी क्विजेस आपको उस तरह से कंडक्ट कर पाऊंगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आठ बजे से करना है क्विज। मोहित राज 8:30 बजे से मोहित राज को नरेंद्र मोदी से के साथ अपॉइंटमेंट है ना। 9 बजे ठीक है बाबू, 9 बजे ठीक है, आप थोड़ा कोशिश करिए। 9 बजे लोग नहा धो लेते हैं, नहीं तो लोगों को बिना नहाए धोए टेस्ट देना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। इस फिजिकल केमिस्ट्री में जो एक चैप्टर है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर है क्लास 12 में, वो 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर आपका होता है सॉलिड स्टेट, दूसरा चैप्टर आपका आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, तीसरा चैप्टर आपको आता है केमिकल काइनेटिक्स, चौथा आपका आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पांचवा आपका होता है सरफेस केमिस्ट्री। इसमें से थोड़ा मैंने डेप्थ की बात करें
डेप्थ की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा डेप्थ है और बाकी जगह डेप्थ बहुत कम है। रट रटाई की बात करें तो फर्स्ट 4 चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री को जब छोड़ दीजिए, मतलब 5 चैप्टर में लगभग 80% बातें जो हैं वो लॉजिकल है, और रट रटाई की बात अगर करें तो 20% हर चैप्टर में कुछ बातें तो याद रखने ही पड़ते हैं। बस केमिस्ट्री है तो कुछ बातें तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ये तो बात है। तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ लोग थोड़ा हल्का महसूस करते हैं, बोझ ज्यादा नहीं होता है, जल्दी जल्दी खत्म होता है। तो एक चैप्टर सॉलिड स्टेट पहले पढ़कर देखा जाए। सॉलिड स्टेट में आज जो पार्ट हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, किसी भी चैप्टर में जब हम इंटर करते हैं तो आप लोगों को पता है कि उस चैप्टर को पूरी तरीके से समझने के लिए आपको पहले एक बेसिक बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है। उसके चैप्टर में यूज होने वाले डिफरेंट टर्मिनोलॉजी क्या है, किस सेंस में हम लोग सारा चीज चर्चा करते रहेंगे, इन सब चीजों को जानने के लिए हमें बेसिक इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इस चीज का मैं पूरा ध्यान रखता हूं। मैं एक और भी चीज आपको बताना चाहता हूं, ये क्लास 12 का पहला चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। 12th बोर्ड का जब एग्जाम अगर हुआ तो उसमें आपको इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसीलिए खास करके क्लास 12 के जो चैप्टर्स होते हैं उनमें मैं एनसीईआरटी को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एनसीईआरटी से ही केवल आपको पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी का मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्लस कंपटीशन के लिए भी जो सिलेबस में जो भी है, ठीक है, अदर देन एनसीईआरटी पार्ट, उसको भी मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको लिखने वाला चीज मैं एक एक चीज डिक्टेट करके या बोर्ड पर करके लिखवाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आपका बोर्ड का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा हो और कंपटीशन का प्रिपरेशन भी अच्छा हो। ठीक है, आज पहला कुछ टाइम जो है हम लोग सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं, थ्योरी स्टार्ट करते हैं, एंड लास्ट 20 मिनट्स हम लोग पीछे के डिस्कशन पर हम लोग लगाएंगे। एक और भी मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप कहें तो मैं संडे को आपको ऑर्गेनिक का डिस्कशन क्लास लगा दूं, ताकि टाइम का यूटिलाइजेशन वर्किंग डेज में ज्यादा हो सके। अगर आप कहें तो ये मेरे पास दिमाग है, लगा है कल, बाकी तो मर्जी तो आप ही की चलेगी। केवल डिस्कशन क्लास, ताकि वर्किंग डेज में थ्योरी क्लास करने में ज्यादा बने। अगर किसी को ऐतराज हो, गला हो, शिकवा हो, तो यही बोल दीजिए आप, लिखित, जो बोलेगा वो लिखित बोलेगा। हाँ, किसी को गला शिकवा हो, मैं सोच कर देखूंगा, इवनिंग में मैं घर से ही हो सकता हूं, मैं आपको क्लास अरेंज करूं। ठीक है, बताता हूं, मुझे लग रहा है कि किसी को दिक्कत नहीं है। संडे को टेस्ट देना रहता है प्रियांशु कुमार। पीयूष, थैंक यू। ड्यूरेशन वही 90 मिनट्स। मैं बताऊंगा, मोस्ट ऑफ यू आर प्रेफरिंग इन द मॉर्निंग सेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊंगा, लेकिन क्विज सर्टेन ही होगा, क्लास इज नॉट सर्टेन, बट क्विज सर्टेन होगा, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह सारा मैं आपको रेडी कर चुका हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, सॉलिड स्टेट में कई डायग्राम्स यूज होते हैं, सॉलिड स्टेट में कई डायग्राम्स यूज होते हैं,
वो ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो 3 डायमेंशनल होते हैं, और 3 डायमेंशनल डायग्राम बोर्ड पर बनाने में मुझे उतना अच्छा डायग्राम 3 डायमेंशनल बोर्ड पर मैं नहीं बना पाता हूं, ठीक है, जितना इमेजिनेशन होने के लिए चाहिए। और इसीलिए ऐसे केसेस में मैं आपको या तो एनसीईआरटी का मैं बुक यूज करूंगा, क्योंकि वहां 3 डायमेंशनल डायग्राम बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, या तो मैं उनको यूज करूंगा, और उससे भी ज्यादा मुझे जरूरत पड़ेगा तो कुछ डायग्राम मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। वो डायग्राम्स आपके हाथ में रहेंगे और मैं आपको बोर्ड पर यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, है ना, तो वो आपको और बढ़िया से इमेजिन होगा। सॉलिड स्टेट इज मोस्टली ए चैप्टर ऑफ इमेजिनेशन। आप अगर इमेजिन बढ़िया से करते हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। और इसके बाद अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं, अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म जो ऑर्गेनिक का अगर पढ़ें तो वहां भी लगभग इमेजिनेशन का ही काम है, दोनों लगभग सिमिलर चैप्टर के, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले एक चीज बताइए, लिखने वाला चीज बोर्ड पर लिखेंगे कि मैं बोल कर लिखवाऊं? बोर्ड पर लिखने से फायदा ये होगा कि रिपीट करिए सर, रिपीट करिए सर, तीसरा लाइन रिपीट करिए सर, पांचवा लाइन रिपीट करिए सर, वो भी बोर्ड पर मैं लिखता हूं। बोलकर, अच्छा बोलकर शुरू करते हैं, मैं बोलता तो क्लियर ही हूं। चलिए बोर्ड पर, बहुत लोग का कहना है बोर्ड पर, चलिए स्टार्ट किया जाए। आज का जो क्लास है सॉलिड स्टेट का, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये प्योरली थ्योरेटिकल। आज वाला में कई लोगों को क्लास करते करते झपकी आ सकता है, नींद आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, the properties of solid, the properties of solid depends on the nature of constituent, on the देखिए भाग्य खराब, चैप्टर शुरू करिए इंटरनेट भाग गया, इसी को कहते हैं भाग्य खराब होना। चलिए लिखते भी चलेंगे और हर बातों को हम लोग बारीकी से समझते भी चलेंगे।
ठीक है, चलिए सॉलिड स्टेट, हम लोग लिक्विड स्टेट सीखेंगे इस चैप्टर में। अगला चैप्टर हमारा है लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी सीखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सॉलिड स्टेट सीख रहे हैं। सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि सॉलिड कितने तरह के होते हैं, सॉलिड कितने तरह के होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इन सब चीजों को हमें बढ़िया से सीखना होता है। इस चैप्टर के इस्तेमाल मेनली जो लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स में आगे जाते हैं, या कहिए सॉलिड फिजिक्स में आगे जाते हैं, या कहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो लोग बनते हैं, उनके लिए इस चैप्टर का आगे फ्यूचर में काफी ज्यादा इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी सॉलिड हो, उनका प्रॉपर्टीज ही हम मेनली इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड है, इन सब पर हम मेनली फोकस करते हैं। तो किसी सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिन पार्टिकल से मिलकर कोई सॉलिड बना होता है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। क्या करते हैं उनको बेटा हम लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम लोग उनको कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे से कैसे अट्रैक्टेड होते हैं या रिपल्शन होते हैं, इनका इंटरेक्शन फोर्स करते हैं कलेक्टिवली। और दूसरी बात, इन पार्टिकल्स का नेचर क्या है, इन दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नेचर क्या है, पोलर है, नॉन पोलर है, आयोनिक है, मॉलिक्यूलर है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। एंड द फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन दीज पार्टिकल्स, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। और ये बात कि इंट्रैक्शन फोर्सेस कितने तरह के होते हैं, हम लोग गैसेस स्टेट जब पढ़े थे तो हम ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, मैं लिखवाऊंगा नहीं इस चीज को, मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो फोर्सेस होते हैं वो दो तरह से काम करते हैं। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं अट्रैक्शन की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं, है ना। और दूसरा होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स के पास उसमें हीट एनर्जी की वजह से होता है ना। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब सॉरी, जितना ज्यादा हीट एनर्जी होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, उसके पार्टिकल्स को एक दूसरे से मूव करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स को पास रखना चाहता है, और आपको जो थर्मल एनर्जी होता है उसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से अवे जाना चाहता है, भागना चाहता है। और ये दोनों टेंडेंसीज जो होते हैं पार्टिकल्स को अपोजिट नेचर के होते हैं। इन दोनों के रिलेटिव वैल्यूज क्या होते हैं, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट या गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी गैसेस स्टेट के स्टार्टिंग में कवर कर चुके हैं, ठीक है, और मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, हम लोग सॉलिड स्टेट में जो नया चीज सीखना है उसी को हम लोग यहाँ केवल फोकस करेंगे। तो आगे बढ़ा जाए। सॉलिड दो तरह के होते हैं। सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमॉर्फस सॉलिड। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक आपको अमॉर्फस सॉलिड होता है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक आपको
अमॉर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये लिखिए क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस क्या होते हैं। दो सॉलिड्स क्रिस्टलाइन किसको कहते हैं, डिफिनीशन, दो सॉलिड्स having definite geometrical shape definite geometrical shape sharp edges, flat faces, sharp edges, flat faces, and long range and long range order of constituent particles, long range order of constituent particles, long range order of constituent particles। इसका क्या मतलब, देखिए वैसे सॉलिड्स जिसका डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप हो, जिसका डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप हो। आप कहिएगा कि हर सॉलिड का डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, नहीं, आप गलत हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, देखिए जब हम लोग आईआईटी में पढ़ रहे थे तो फिजिक्स लैब की बात, फिजिक्स, यस, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो फिजिक्स लैब की बात है, वहां पर स्क्रू गेज हमें दिया गया था, स्क्रू गेज हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, और जो आईआईटी की जो खिड़कियां उसमें ग्लास डोर यूज किए गए थे, ठीक है, विंडो पेन जो होते हैं उसमें ग्लास का यूज किया गया था। हम लोग इस बात को नोटिस नहीं किए थे कि ग्लास में कुछ अलग तरह का प्रॉपर्टी। प्रोफेसर ने हमें कहा कि आप एक काम करिए, जो विंडो है, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट नहीं था, केवल सिखाने की एक एक्स्ट्रा चीज बोला था कि जो विंडो पेन है उस पे स्क्रू गॉज को फिक्स करिए, ऊपर में टाइट कर दीजिए और नीचे उसको स्लाइड करके लाइए, देखिए कि आता है कि नहीं आता, देखिए कि ऊपर से नीचे आता है कि नहीं आता। तो अगर ऊपर से नीचे विंडो में थिकनेस अगर ऊपर से नीचे शीशे का सेम रहा तो स्क्रू गॉज आपको स्लाइड करते हुए नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। जब हम ऊपर स्क्रू गेज को टाइट करते हैं तो वो नीचे खिसक कर नहीं आ पा रहा, लेकिन जब नीचे टाइट करते हैं तो ऊपर आराम से चला जा रहा था। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ऊपर का पार्ट हम लोग को थिन था, पतला था, और नीचे का जो पार्ट है हमको वो मोटा था, ठीक है। ऊपर का पार्ट क्या था, पतला था, और नीचे का पार्ट था मोटा था। तो प्रोफेसर ने हमें ये कहा कि एक चीज बताओ, ये ऐसे कैसे हो, क्या कंपनी इस तरह की ग्लासेस बेचती है? नो, कंपनी इस तरह की ग्लासेस नहीं बेचती है। तो ऐसे क्यों हुआ, इसी चैप्टर में हमें इस चीज को पढ़ना है। बिकॉज ग्लास इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, ग्लास इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड का मतलब होता है एक ऐसा चीज
जिसका डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, समय के साथ उसका शेप बदल सकता है, समय के साथ उसका शेप बदल सकता है। यानी वो धीरे धीरे नीचे, वो धीरे धीरे नीचे मोटा होते जाएगा और धीरे धीरे ऊपर पतला होते चला जाएगा। मैं समझाने के लिए कहा हूं, इतना ज्यादा मोटा पतला नहीं हो जाता है, ठीक है। और ये फ्लो करता है, क्या करता है, ये फ्लो करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका शेप जो है आपका, जो ग्लास डोर था, इसका शेप आपका डिफिनिट नहीं है, ये चेंज कर रहा है ना, टाइम के साथ ही चेंज कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है दो सॉलिड्स हैविंग डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, मतलब कुछ भी हो जाए उसका शेप अपने आप नहीं चेंज करे जब तक कि आप उसको बाई फोर्स चेंज करना ना चाहो, ठीक है। तो दो सॉलिड हैविंग डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, शार्प एजेस। मैं आपको बता दूं, क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेस जो होते हैं उनके एजेस जो होते हैं वो शार्प होते हैं। उनके एजेस क्या होते हैं? हाँ प्रियांशु, देखने से पता नहीं चलता है। वीडियो रुक रुक कर चल रहा है, मेरे यहाँ तो ठीक दिखा रहा है बेटा, आप अपना भी क्वालिटी देख लीजिए। मेरे यहाँ व्हाइट सिग्नल दिखा रहा है। सृष्टि, हाँ क्लियर, ठीक है। शार्प एजेस, शार्प एजेस का मतलब होता है कि जब क्रिस्टल सबस्टेंस आपको दिया जाएगा तो उसका एज जो होता है वो शार्प होता है। अगर उंगली को लेकर ऐसे कर दीजिएगा ना तो आपका ये उंगली कट जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, इतना शार्प उसका एज होता है। ये क्रिस्टलाइन सबस्टेंस का एक प्रॉपर्टी होता है। और मैं बता दूं, क्रिस्टलाइन सबस्टेंस को जब भी आप तोड़िएगा, ऐसे पटक दीजिए तो बीच से कहीं से टूटेगा, तो जब भी वो टूटेगा उसका फेस जो होता है वो प्लेन होता है, उसका सरफेस जो नया वाला तैयार होगा वो क्या होगा, प्लानर होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी होता है क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेस का। एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर of the constituent particles, long range order of the constituent particles, इसका क्या मतलब होता है? चलिए इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। लॉन्ग रेंज मतलब दूर दूर तक, ऑर्डर मतलब सेम पैटर्न को फॉलो करता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है कि दूर दूर तक सिमिलर फैशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स फॉलो किया जाता है, ठीक है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। दूर दूर तक एक ही तरीके से पार्टिकल है, ठीक है, दूर दूर तक एक ही तरीके के पार्टिकल, इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब आपको दिमाग में तुरंत आएगा तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है सर? ये देखिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, तो बड़ा डायग्राम बनाऊंगा तब आपको पता चलेगा। ये देखिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये है आपको शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसको ऐसे समझिए कि यहां से यहां तक आगे किया गया,
गौर से, यहां से यहां, ये यहां जाने की कोशिश कर रहा था, मतलब रास्ता इधर जाने का था लेकिन उधर जाने लगा। फिर देखिए सामने गया, फिर देखिए मुड़ सा गया, फिर देखिए आगे भी चला गया, फिर देखिए इधर चला गया। मतलब कोई फिक्स्ड रास्ता नहीं, कभी किसी तरह से अरेंजमेंट हो गया, कभी किसी तरह से अरेंजमेंट हो गया। तो इस तरह से अरेंजमेंट को हम क्या करते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर करते हैं। जब दूर दूर तक, जब दूर दूर तक एक ही फैशन में पार्टिकल्स अरेंज्ड हो तो इसको टेक्निकली लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहा जाता है। और जब थोड़े दूर किसी एक फैशन में रहे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, थोड़े दूर किसी दूसरे फैशन में रहे, थोड़े दूर किसी तीसरे फैशन में रहे, थोड़े दूर किसी और फैशन में रहे, समझ रहे, थोड़ा थोड़ा दूर पर फैशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स वो बदलते रहे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स करते हैं। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? समझते जाइएगा, ये सब रटना तो है नहीं, समझना ही है। तो क्रिस्टलाइन सबस्टेंस किसको कहेंगे? तो क्रिस्टलाइन सबस्टेंस हम कहते हैं, क्रिस्टलाइन सबस्टेंस किसको कहते हैं बेटा? क्रिस्टलाइन सबस्टेंस हम उसको कहते हैं जिसका डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप हो, तो जो उसका शेप है वो टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। शार्प एजेस, किनारा शार्प होना चाहिए। फ्लैट फेसेस, जहां भी बीच से कहीं टूटेगा फ्लैट टूटना चाहिए उसको, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। टूटने वाला कहानी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये क्रिस्टलाइन सबस्टेंस, अगर इसको यहाँ थोड़ा सा मार दिया जाए, अगर यहाँ फोर्स लगा दिया जाए तो ये ऐसे टूटेगा, तो क्रिस्टलाइन हो, ठीक है। ये देखिए फ्लैट फेसेस, ठीक है। लेकिन अगर ये अमॉर्फस रहा तो कैसे टूटेगा? तो अमॉर्फस के केस में ऐसे कुछ टूटेगा, कुछ इस तरह से टूटेगा। क्या अभी भी दिक्कत है? इस लाइन सबस्टेंस में फ्लैट सरफेस मिलेगा, अमॉर्फस सबस्टेंस को तोड़िएगा तो आपको रफ सरफेस मिलेगा। ये दोनों में फर्क होता है, ठीक है। चलिए नोट करिए। नो, एनहाइड्राइड किसी चीज के सूखे फॉर्म को कहते हैं, साकिब फराज। अनहाइड्राइड किसी चीज को सुखा दीजिए, ड्राई कर दीजिए तो उसको अनहाइड्राइड कहते हैं। और अमॉर्फस कहते हैं वो चीज जो क्रिस्टलाइन ना हो, ठीक है। ठीक है, अमॉर्फस किसको कहते हैं? वो चीज जो क्रिस्टलाइन आपको ना। चलिए अमॉर्फस का ये सब डायग्राम नोट कर लिए, क्या एक बार बोर्ड पर पूरा मिटा सकते हैं? क्या एक बार बोर्ड पर पूरा मिटा सकते हैं?
ओके बेटाएं, those solids having short range of arrangement of particles are called amorphous solid. Called amorphous solid. Example is dialysis करो. Rubber, plastic, glass, etc. Rubber, plastic, जिसको यहाँ आता है सबको मैं ज्वाइन ही कर रहा हूँ बेटा, उसको बोलिए रीअटेम्प्ट करने के लिए. जो भी आ रहा है मैं सबको ज्वाइन कर रहा हूँ. ठीक है, नोट करते जाइए. आगे हम लोग सीखते हैं डिफरेंस बिटवीन crystalline and amorphous substance. शुभम, लैटिस और क्रिस्टल में क्या फर्क है? क्या मैंने लैटिस का नाम लिया है अभी तक? जब मैं लूंगा तो मैं फर्क भी बताऊंगा. शुभम, शुभम, जब मैं लूंगा तो मैं फर्क भी बताऊंगा. बता कर के ही तो चलता हूं. वेट तो करिए, अभी मैं शुरू किया, सब कुछ आएगा. ठीक है, बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत अच्छा चैप्टर और बड़ा चैप्टर नहीं, तो सब कुछ आएगा जल्दी. हाँ, तो केमिकल बॉन्डिंग में नाम सुने हैं, यहाँ सब आएगा. अभी शुरू किए हैं, अभी कास्टिंग चल रहा है. सिनेमा में गोविंदा है, करिश्मा कपूर है, अमरीश पुरी है, जॉनी लीवर है. अभी कास्टिंग चल रहा है. ठीक है, चलिए लिखिए amorphous. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड amorphous substances. खाली नोट्स पढ़ लीजिएगा ना, बोर्ड का तैयारी हो जाएगा आपको. एक एक चीज, हर क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, सब कुछ यहाँ आ जाएगा आपको.
अमरीश पुरी नहीं रहे हैं, अमरीश पुरी नहीं रहे हैं ना, उनका सिनेमा तो है, सिनेमा भी मारे थोड़े ही गया। मिस्टर इंडिया देखो, अमरीश पुरी मिलेंगे आपको। वीडियो कहाँ रुका है? इंटरनेट रखते हो खराब तुम, हम लोग कहते रहते हो कि वीडियो रुक गए, मेरा वाइट दिखा रहा है सिग्नल। बड़े हैं, चलिए गुड क्वालिटी नेटवर्क रखिए। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। कैसे? पुराने जमाने से डिफरेंस लिखिएगा तो पुराना जमाना वाला ही करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन में क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और अमॉर्फस में क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कोई कंफ्यूजन? अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट बी, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का शार्प होता है और यहां इनडेफिनिट होता है। जिसका मतलब होता है ग्रेजुअली melts over of temperature range। चलिए समझा दे क्या इसका मतलब है। मेन समझना हर लिखा हुआ तो सब जगह दुनिया में। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये सॉलिड सब्सटेंस, समझिए इसको, ये सॉलिड सब्सटेंस है, या तो क्रिस्टलाइन हो सकता है या तो अमॉर्फस हो सकता है। अब अमॉर्फस में क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में क्या होता है? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जिस तरह का यहाँ है वही अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स यहाँ भी होगा, दूर दूर तक वही होता है, और यहाँ भी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स वही होगा। तो सभी जगह अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एक जैसा है कि नहीं? इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स एक जैसे होंगे, इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स भी क्या होंगे? एक जैसे होंगे। अब समझिए, इस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को अगर हम तवा तवा जिस पर रोटी बनाते हैं, फ्लैट तवा पर अगर इसको रख दिया जाए तो सभी जगह पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एग्जैक्टली एक जैसा है कि नहीं? तो ये आपको सभी जगह एक ही टेम्परेचर पर पिघलना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ 200 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है तो यहाँ भी 200 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलेगा और यहाँ भी 200 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलेगा। इसी को कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मतलब 200 डिग्री सेल्सियस अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट है तो 200 डिग्री सेल्सियस पर ही ये पार्ट भी पिघलेगा, ये पार्ट भी पिघलेगा और ये पार्ट भी आपको पिघलेगा। समझ गए? लेकिन जो अमॉर्फस सब्सटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स
जिस पैटर्न को यहां फॉलो करते हैं यहां पर किसी और पैटर्न को फॉलो करेंगे, यहां पर किसी और पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो पैटर्न जब अरेंजमेंट इनका अलग अलग होगा तीनों जगह, समझने के लिए तीनों जगह अलग, अगर इनका पैटर्न अलग अलग होगा तो इंटरैक्शन फोर्सेस जो पार्टिकल्स के काम कर रहे हैं वो भी डिफरेंट होंगे। ऐसे सबस्टेंसेस को अगर आप जिसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का है, इंटरैक्शन फोर्सेस अलग अलग तरीके का है, बाइंडिंग फोर्सेस अलग अलग तरीके का है, इनको अगर आप उस फ्लाइट तवा पे रखते हो तो ऐसा हो सकता है कि जहां पर बाइंडिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वो 250 डिग्री सेल्सियस पर पिघले, जहां थोड़ा वीक बाइंडिंग हो वो 230 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाए, जहां वीकेस्ट बॉन्डिंग हो वो हो सकता साउंड जा रहा है और वीडियो भी पॉज नहीं हुआ है। मेरा नेटवर्क चला गया था, अब आ चुका है। इससे चला गया था, हद है। तो अगर मुझे कोई ये कहे कि ऐसे सबस्टेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो क्या हम कुछ कह पाएंगे कि 230 है या 240 है या 220, कुछ कह पाएंगे क्या? नहीं कह पाएंगे। ऐसे सबस्टेंसेस का, ठीक है, अमॉर्फस सबस्टेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट इनडेफिनिट होता है, ठीक है, मतलब ग्रेजुअली मेल्ट्स ओवर अ टेम्परेचर रेंज, एक टेम्परेचर रेंज में वो पिघलते रहे, लेकिन किसी खास टेम्परेचर पर वो नहीं पिघले। किसी को समझने में दिक्कत, किसी को समझने में दिक्कत नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट करते जाइएगा, समझते भी जाएंगे हम लोग और नोट भी करते चले जाएंगे।
सी हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक one mole of any substance। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? मतलब किसी भी सबस्टेंस के एक मोल को पिघलाने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं उसको? हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन एक चीज बताइए, जब हम लोगों को सॉलिड सबस्टेंस होगा, क्रिस्टलाइन सबस्टेंस होगा, तो क्रिस्टलाइन सबस्टेंस में क्या होगा कि जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो आपको डिफिनिट होता है, और यहां पर लिखेंगे नॉट डिफाइंड। देखिए ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो, सॉलिड सबस्टेंस जो आपको दिया गया क्रिस्टलाइन सबस्टेंस, मान लीजिए किसी टेम्परेचर T1 पर है, किसी टेम्परेचर T1 पर है, अब इसको पिघलाना है, हीट देंगे तो ये पिघलेगा, तो हीट दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, जैसे ही इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर पहुंचे ये पिघल जाएगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर इसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर पहुंचेगा पिघल जाएगा। मान लो हमारा मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस और ये मान लो शुरू में मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस तक है, ठीक है, तो पूरा का पूरा ये आपको पिघल जाएगा। तो हम कह लेंगे कि इतना एनर्जी हमें जरूर पड़ा है। लेकिन जब हम लोगों को अमॉर्फस सबस्टेंस होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो डिफाइंड होता नहीं है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट तो डिफाइंड होता नहीं। तो जब मेल्टिंग पॉइंट उसका डिफाइंड नहीं है तो कितने टेम्परेचर तक गर्म करने पर जो हीट दिया गया है उसको हम लोग काउंट करें। आगे का टेम्परेचर तो पता ही नहीं है कि 200 डिग्री सेल्सियस ले कि 220 डिग्री सेल्सियस ले कि 240 डिग्री सेल्सियस ले कि 250 डिग्री सेल्सियस ले, कहां तक हीट करने पर ये पिघलेगा ये फिक्स तो है नहीं। और इसीलिए वैसे केस में आपको हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि उसका एक शॉर्टेज वैल्यू नहीं आता है, कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा, इसलिए वो डिफिनिट नहीं होता। नोट किया जाए। चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये जिसे हमें इसको ऐसे समझिए कि मुझे पता है कि मुझे सीएम क्लासेस से गया जंक्शन जाना है, तो मैं बता सकता हूँ कि 2 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर होगा, मैं बता सकता हूँ ना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सीएम क्लासेस से मुझे जाना है, कहाँ जाना है वो हम ना बताएंगे, तो आप बता दीजिए कि क्या कितना किलोमीटर जाना है, वो नहीं बता पाएगा। यही हालत है इसका। हीट ऑफ फ्यूजन अमॉर्फस सबस्टेंस का इसी कारण से डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि कहां तक किस टेम्परेचर तक एग्जैक्टली जाना है यही पता हमें नहीं होता। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। आइसोट्रोपी, अनआइसोट्रोपी, तो मैं आपको बता दूं
जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं वो अनाइसोट्रॉपी होते हैं, ठीक है। और जो अमॉर्फस होते हैं वो आइसोट्रॉपी। अब ये क्या आ गया नया चीज? अब ये नया क्या चीज आ गया? डिफिनेशन लिखते हैं कि आइसोट्रॉपी किसको कहते हैं। If a solid substance has all its physical properties like thermal expansion, refractive index, electrical conductance, etc. identical in all dimensions. In all directions. In all directions. ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है और ये कंप्लीटली न्यू होगा शायद आपके लिए। ठीक है, देखिए आइसोट्रॉपी किसको कहते हैं? आइसोट्रॉपी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक पढ़ा हुआ चीज एग्जांपल लेता हूँ। आप लोगों को ग्रेफाइट में पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। आपको याद होगा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, इट हैज 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, है ना। और आपको ये भी वहां पढ़ा हुआ है कि ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी along the layers only and not perpendicular to the layers, है ना। ये आपको पहले से पता है। मतलब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रेफाइट एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जो अलाउंग द लेयर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हीट कंडक्ट करता है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द लेयर्स की बात करें तो परपेंडिकुलर टू द लेयर्स आपको ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और ना ही वो हीट कंडक्ट करता है। अब बताइए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, क्या तीनों एक्सिस के अलावा ग्रेफाइट का सारा प्रॉपर्टी एक जैसा है? नो। क्या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्या तीनों डायरेक्शन में ग्रेफाइट का सारा प्रॉपर्टी एक जैसा है? The answer is no. तो जब एक जैसा नहीं हो सारा प्रॉपर्टी तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग अनाइसोट्रॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अनाइसोट्रॉपी कहते हैं। और जब सारा प्रॉपर्टी एक जैसा हो तो उसको क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आइसोट्रॉपी कहते हैं। और यही डिफिनेशन में आपको दिया गया। आइसोट्रॉपी, if a solid substance has all its physical properties like thermal expansion, refractive index, electrical conductance, etc. identical in all directions. अगर सभी डायरेक्शन में आपको एक जैसा हो तो उसको आइसोट्रॉपिक, आइसो मतलब एक ही जैसा, ट्रोपिक रीजन यानी कि सभी डायरेक्शन में वो एक जैसा हो
तो उसको आइसोट्रोपी कहते हैं। और किसी एक डायरेक्शन में एक तरह का हो और दूसरे डायरेक्शन में दूसरे तरह का हो तो उसको अनआइसोट्रोपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अनआइसोट्रोपी कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? तो अमॉर्फस सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपको आइसोट्रोपिक होते हैं और आपको जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं वो अनआइसोट्रोपिक होते हैं। कोई दिक्कत? समझिए, कोई दिक्कत तो पूछिए। पढ़े? नॉट क्लियर? क्या नहीं क्लियर हुआ? सन्नी कुमार, कोई एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जिसमें सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी एक जैसे हो। अरे बेटा वही तो समझा रहे, जो यस ना हो वो नो होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल बिहेवियर से रिलेटेड होता है। चंदन सर आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे, ठीक है? अगर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी एक जैसे हो तो आइसोट्रोपी कहते हैं। और किसी एक डायरेक्शन में एक तरह का प्रॉपर्टी हो और दूसरे डायरेक्शन में दूसरे तरह का प्रॉपर्टी हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनआइसोट्रोपी कहते हैं। बस इतना ही सीखना है इसमें, ठीक है? चलिए एक और, ए बी सी डी, डी तक आप सीखिए। अब आइए ई, आराम से सीखिए, सीखिए बस। ई, रिजिडिटी। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपको रिजिड होते हैं, लेकिन जो अमॉर्फस होते हैं हैव ऑफ वेरी स्लो टेंडेंसी टू फॉर्म। और इसीलिए इसको क्या कहा गया? सीडो सॉलिड कहा गया। क्या कहा गया इसको? सीडो सॉलिड कहा गया। यस, अमॉर्फस सब्सटेंसेस में पूरा एक जैसा पाया जाता है क्योंकि उसका तो कोई पैटर्न ही नहीं होता है। हर 4 आइटम के बाद पैटर्न बदल जाता है। प्राची, क्लीवेज। नहीं, उसको लिक्विड नहीं माना गया। लिक्विड होता है जो बहते हुए नेकेड आई से देखा जा सकता है। क्या ग्लास को बहते हुए नेकेड आई से देखा जा सकता है? रिचा, लिक्विड को जैसे ग्लास में पानी लीजिए, उसको गिरा दीजिए तो बहते हुए दिखता है।
अब शीशा को कहीं फेंक दीजिए तो उसको फिर आंख गड़ा के देखने लगी, तो क्या थोड़े देर में पतला हो जाएगा क्या? है ना, वो चेंज होते हुए आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्लीवेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसी का क्लीवेज। क्लीवेज तो क्लीवेज में क्या होता है, क्लीन क्लीवेज मिलता है। ठीक है, फिर कट विथ ऑन नाइफ, और यहां पर आपको इरेगुलर कट, वही जो डायग्राम में बनाया था, चाकू से काटिएगा तो इस केस में आपको क्लियर इस तरह से कटेगा। लेकिन यहां पर जब काटने लगेगा चाकू लगा करके तो कुछ ऐसे ऐसे कटेगा। ठीक है, यही दोनों में फर्क है। नोट किया जाए, एक मैं इसके अलावा अलग से सिखाता हूं, बोर्ड में नहीं है, कंपटीशन में ये डिफरेंस आपको खत्म हो गया। एक मैं अलग से पढ़ाता हूं कंपटीशन की, साइज ऑफ क्रिस्टल। मुझे और कहीं भी इसको बताने का मौका नहीं मिलता इस चैप्टर में, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे बता रहा हूं। साइज ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनता कैसे, ये देखिए, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, इसको जो है चिल किया जाता है तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आपको मिल सकती है। ठीक है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस को अगर आप चिल करते हैं तो आपको क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मिल सकता है। लेकिन अगर आप कोई लिक्विड को वेरी स्लोली चिल करते, एक्सट्रीमली स्लोली चिल करते, धीरे 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 उसको ठंडा करते, तो उनके पार्टिकल्स को अपने सिस्टम में बढ़िया से अरेंज होने का टाइम मिल जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हर पार्टिकल को पहुंचने का समय मिल जाता है, जगह मिल जाता है, और सारे पार्टिकल्स अपने अपने उस जगह पर चले जाते हैं जहां जाने पर वो इक्विलिब्रियम में रह सके, और इसीलिए दूर दूर तक सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं, और इसीलिए हमें बड़ा बड़ा टुकड़ा क्रिस्टल का बनता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा क्रिस्टल का बनता है। लेकिन यही अगर आप मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाला क्रिस्टल मिलता है, लेकिन अगर आप किसी लिक्विड को बहुत तेजी से आप चिल करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप किसी लिक्विड को बहुत तेजी से आप चिल करना स्टार्ट कर दीजिए, 1 मिनट में एकदम फ्रीज करा देना है उसको, बहुत तेजी से उसको चिल कराना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्या होगा उसका, पार्टिकल्स को
इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जाकर सेटल होने का टाइम उतना नहीं मिल पाएगा, और ऐसे केस में जो पार्टिकल जहां रहेगा वहीं पर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। यानी कि कुछ दूर तक किसी पर्टिकुलर पैटर्न फैशन में वो अरेंज होंगे, कुछ दूर पर किसी दूसरे पैटर्न और फैशन में वो अरेंज होंगे, है ना। और इसीलिए यहाँ पर छोटे छोटे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। तो जब कूलिंग, जब चिलिंग फास्ट किया जाता है तो स्मॉल क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, और कूलिंग और चिलिंग अगर वेरी स्लो किया जाए तो बड़े बड़े क्रिस्टल टुकड़े का फॉर्मेशन होता है। कोई कंफ्यूजन? ये कंपटीशन में केवल पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग ज्यादा नहीं लिखेंगे, एक छोटा सा बात केवल लिख लें। साइज ऑफ क्रिस्टल यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। इट डिपेंड्स ऑन द rate of crystallization of chilling or cooling or freezing। ठीक है, तो साइज ऑफ क्रिस्टल क्या होगा? साइज ऑफ क्रिस्टल होता है रेट ऑफ कूलिंग। अगर रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा हो तो साइज ऑफ क्रिस्टल आपको छोटा छोटा होगा। बस ये कंपटीशन के लिए खाली है, बोर्ड में ये सिलेबस में, ठीक है, नोट किया जाए। तो इस तरीके से हम लोग अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में इंट्रोडक्शन सीख गए। ठीक है, क्या सीखे हम लोग? इंट्रोडक्शन सीखे। अब हम लोग कुछ डिस्कशन उठाते हैं, जैसा आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया गया था। चलो जुनैद, कहाँ हो? एक्टिव हो जाओ। कहाँ पर से डिस्कशन करना है? जुनैद एक्टिव हो रही है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 136 से स्टार्ट किया जाए। अब कल करेंगे बेटा सॉलिड स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 निकाला जाए। यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ हमको करना, एसिडिक स्ट्रेंथ हमको करना। हाँ, वेरी गुड। 136 किसी को दिक्कत? वन 136 किसी को दिक्कत? 136 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा गया बेटा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में छका दिया और प्रियांशु छक गए। आप ऊपर में, प्रियांशु देखो क्या मिस्टेक हुआ आपसे, आप ऊपर में फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे थे और सी चॉइस में नीचे में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया है ना? है ना प्रियांशु?
प्रियांशु, तो बताओ फिनोलिक ज्यादा एसिडिक होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला? समझ में आ गया? प्रियांशु समझ में आ गया? वन 137 कार्बोक्सिलिक एसिड है ना लगा हुआ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक यही हो जाएगा कंपाउंड। 137 बी कहां से होगा बेटा? देखो बी में कुछ भी नाक रगड़ लोगे, OH का ही ना एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हो, फिनॉल का ही ना। फिनॉल से ज्यादा एसिडिक में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, लाख गुना ज्यादा एसिडिक होता है बेटा, समझे? कौन हो? छवि, जवाब मिला? 138 138 में मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा गया। यस, मुझे लग रहा है सबसे अच्छा इसमें ए होना चाहिए था। 138 ए होना चाहिए था। देखिए क्या दिया ये लोग, ए। ए क्यों होगा? ए क्यों होगा? चूंकि राइट साइड में देखिए जो ईस्टर होता है ना बेटा, ईस्टर में क्रॉस कंजुगेशन का स्कोप होता है। ये देखिए हाइड्रोजन पे ही वाला निकालने वाले, और मालूम है डी उठा लो। अब देखिए यार दिक्कत ये है बेटा कि इसको तो दोनों साइड से आप स्टेबलाइज कर दोगे, और ऑक्सीजन तो भूखा होता ही है, तो खूब अच्छा से स्टेबलाइज करेंगे। ये यहां भी दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का पेट एक और जगह से भर रहा है, एक और जगह से जब ऑक्सीजन का पेट भर रहा है, इट्स अ केस ऑफ क्रॉस कंजुगेशन, एंड क्रॉस कंजुगेशन में स्टेबिलिटी क्या मिलता है? कम मिलता है, इसलिए सी एंड डी तो छट जाएगा, सी एंड डी क्या हो जाएगा? छट जाएगा। अब बचा ए एंड बी। ए एंड बी में बस आपको ये देखना होगा, ए एंड बी में बस आपको ये देखना होगा कि यहाँ केवल ये, सॉरी यहाँ केवल ये, और यहाँ से यहाँ तक, तो प्लस आई यहाँ ज्यादा होगा, जबकि यहाँ प्लस आई छोटा होगा। प्लस आई ज्यादा होने से लेस स्टेबल हो जाएगा। आइए 137 भी पूछा गया, ए एंड बी। कौन है रे? 137 बेटा कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? प्रियांशु, प्रियांशु बेटा, ए में नाइट्रोजन का लोन पेयर 2 ऑक्सीजन से अरेंजमेंट से स्टेबलाइज होगा, बी में केवल 1 ऑक्सीजन से स्टेबलाइज होगा, समझे? प्रियांशु, प्रियांशु, एंड 139 एंड 139 139। चलिए एक काम हो गया। 146, ये मेरे साथ IIT में आया था क्वेश्चन 146। देखो जो नहीं बना रहे, ये मेरे साथ IIT में क्वेश्चन यही था।
हालांकि मैं ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है, रिवीजन कर रहा होगा, देखिए OH है, इसमें बस आपको ये देखना, 2 मोल्स NaNH2 लिया, ये क्या है, NH2 माइनस, ये बेस है, बेस को क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ कहाँ कहाँ, 1 2 3 4, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ 4 है। आप बेस कितना यूज किए हो, 2, तो जब बेस 2 ही है तो इनमें से केवल 2 ही में जाएगा रिएक्शन। अब 2 में कौन जाएगा, तो 2 में वो जाएगा रिएक्शन जो मोस्ट एसिडिक हो, पहले वो जाएगा रिएक्शन। तो यहाँ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन लग रहा है, ये तो फिनॉल जैसा है, ये फिनॉल है लेकिन यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो इससे ज्यादा एसिडिक ये, ठीक है, और इससे भी ज्यादा एसिडिक ये, और ये तो सबसे कम एसिडिक। तो अगर हम सोडियम अमाइड का केवल 1 मोल यूज करते हैं तो केवल ये जाता रिएक्शन, अगर 2 मोल इस्तेमाल किए तो ये और ये दोनों चला जाएगा, अगर 3 मोल इस्तेमाल किए होते तो ये भी चला जाता रिएक्शन, 4 मोल इस्तेमाल किए होते तो ये भी चला जाता रिएक्शन। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। 150 150 150 52 52 The abstraction of proton will be fastest in which carbon? देखो हाइड्रोजन कहीं से भी निकालोगे तो हाइड्रोजन तो H प्लस के फॉर्म में निकल जाता है और वहां रह क्या जाता है, कार्बन पर निगेटिव चार्ज। यानी बेसिकली आपको उस कार्बन के निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी को देखना है, बेसिकली आपको उस कार्बन के निगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी को देखना होता है, जहां वो ज्यादा स्टेबल होगा वहीं से निकालना आसान होगा। ठीक है, यहां पर आपको X लिखा है, यहाँ आपको Y लिखा है, यहाँ आपको Z लिखा है और यहाँ आपको P लिखा है। ठीक है, अब आप P काम करिए, हाइड्रोजन निकाल कर देखिए कहाँ क्या हो रहा है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए तो ऑक्सीजन का सुख इसको मिलेगा, स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर यहाँ से निकालिए तो नुकसान, हाइड्रोजन नहीं निकालना चाहिए क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस जाने में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें। देखिए जब लोन पेयर यहाँ आएगा तो बॉन्ड पेयर में जाता है रेजोनेंस, तो इसको तो स्टेबलाइज कर पाएंगे नहीं, इसलिए इसको निकालने का टेंडेंसी बहुत कम है। उसी तरह से इसको भी निकालने का टेंडेंसी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसको निकालेंगे तो फिर लोन पेयर और पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड चला जाएगा रेजोनेंस, तो ये तो स्टेबलाइज ना हो पाएगा। इसको अगर निकालते हैं
तो ये बहुत अच्छी बात है। मोर एक्सटेंडेड इज द कंजुगेशन, मोर इज द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यही आपको देखना है। मोर एक्सटेंडेड इज द कंजुगेशन, मोर इज द स्टेबलाइजेशन, gained through resonance, gained through resonance, ठीक है, gained through resonance। आज यहां पर रुकते हैं, अब नेक्स्ट पे उठाते हैं। More is the extended conjugation, more is the stabilization, ठीक है, एक स्टेटमेंट होता है और more is the extended conjugation, more is the stabilization, more is the extended conjugation, more is the stabilization, more is the stabilization। अरे बेटा, एक्सटेंडेड मतलब दूर तक, यहां एक बार हुआ, यहां दूर से हुआ है कि नहीं? प्रियांशु, प्रियांशु, चलिए आज क्लास रोका जाए यहाँ पे। थैंक यू ऑल, बाय फॉर नाउ। क्विज के लिए तैयार रहिएगा।